बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फुप्पो बेवा होते ही चारपाई से लग गई और हर वक्त चारपाई पर लेटी रहती। अगर मुझे उस वक्त बहुत हैरत होती जब औरतों की कतार फुप्पो की चारपाई के पास लगी होती, क्योंकि फुप्पो जिसको भी चारपाई के नीचे से एक चुटकी मट्टी खिलाती तो उसकी मुराद पूरी हो जाती। और जब फुप्पो उन औरतों के कान में कुछ बोलती तो वो फुप्पो की जेब पैसों से भर देती। एक दिन मैंने वो मट्टी खानी चाहिए ताकि मैं बीए पास कर लूं, तो फुप्पो का रंग फक हो गया। बोली, तू तो अभी छोटी है, खबरदार जो इस मट्टी को चखा। ये तो सिर्फ बेवा औरतों के लिए है। मगर मुझे भी अपनी मुराद पूरी करनी थी। यूं एक दिन मुंह छुपाकर औरतों की कतार में लग गई और जब फुप्पो ने मुझे मट्टी खिलाने के बाद कान में जो बात कही, उसे सुनते ही मुझे ठंडे पसीने आने लगे, क्योंकि उस मट्टी के खाते ही मेरे साथ तो पूरे 3। मेरी फुप्पो का नाम रजिया था और मेरा नाम आयशा। सारी जिंदगी उनके शौहर ने बाहर गुजार दी और उन्होंने अपने घर में एक मदरसा बनाया हुआ था जहां पर वो बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती थी। उनके बारे में सारे मिसाले देते थे। लेकिन ये भी सुनने में आया था कि मेरी फुप्पो ने पसंद की शादी की थी, पर शौहर ने बाहर जाना जरूरी समझा और सारी जिंदगी उनको यही लारा देता रहा कि मैं तुम्हें भी बाहर ले जाऊंगा, लेकिन ना लेकर गया। उन्होंने अल्लाह की तरफ दिल लगा लिया। वो हाफजा तो पहले ही थी, आलमा का कोर्स भी कर लिया और बच्चों को मदरसे में पढ़ाने लगी, वो भी मुफ्त में, क्योंकि वो सारा दिन घर में अकेली रहती थी। सास ससुर भी नहीं थे। सारी जिंदगी अपने शौहर का इंतजार करती रही, लेकिन जब उसके आने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे तो उनका शौहर परदेस में ही इस दुनिया से चला गया और वो अपने शौहर को आखिरी दफा देख भी न सकी। उनके साथ बहुत जुल्म हुआ था। शौहर ने उनके लिए घर तो बना दिया, लेकिन उस घर में खुद रहना उसके नसीब में नहीं था और उनकी कोई औलाद भी नहीं हुई। अब वो घर में अकेली थी और ये घर भी उनके बाद हमारा ही था, इसीलिए हम भी उनके घर में उनके साथ रहने के लिए ही चले गए। लेकिन फुप्पा के जाने के बाद वो चारपाई से लग गई। उनको जाने क्या बीमारी हो गई कि वो चलने फिरने से ही महरूम हो गई। हर वक्त रोती रहती थी। उनको देख के दिल बहुत जलता था। लेकिन फिर घर में एक ऐसी बात होने लगी जिसके बारे में सोचा भी नहीं था, और वो ये कि मेरी फुप्पो से मिलने के लिए रोज बहुत सी औरतें आया करती थी और वो फुप्पो की चारपाई के आसपास खड़ी हो जाया करती थी। मुझे हैरानी होती थी। मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 18 साल थी और मैं बीए में पढ़ रही थी। मेरे लिए मेरी पढ़ाई ही सब कुछ थी, क्योंकि मैं कुछ बनना चाहती थी। हमारे खानदान में कोई भी औरत ऐसी नहीं थी जिसने कोई नाम बनाया हो या कोई पैसे कमाए हो। मेरी फुप्पो ने काम तो किया, लेकिन पैसे नहीं लिए, और मुझे काम भी करना था और नाम भी बनाना था और अपनी एक ऐसी इमेज बनानी थी कि मैं एक ऐसी लड़की हूं जो बिल्कुल परफेक्ट है। इसीलिए मुझे बहुत अच्छे नंबरों से पास होना था। लेकिन मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं जा रही थी। पहले घर में 2 औरतें आईं और फिर 4-5। 6 हफ्तों के अंदर घर में औरतों का हुजूम ही लग गया। मेरी माँ ने बाबा से कहा कि ये क्या हो रहा है, आपकी बहन क्या कर रही है? तो कहने लगे कि जो बच्चे उनके पास आते थे शायद ही उनकी माएँ हैं। लेकिन फिर एक अजीब बात का इंकशाफ हुआ, और वो ये कि वो औरतें मेरी फुप्पो से मिलने नहीं आया करती थी, बल्कि वो मेरे फुप्पो के पास अपने मसले लेकर आती थी। क्योंकि एक बात बहुत ज्यादा मशहूर थी, और वो ये कि एक औरत जो बहुत ही नेक पारसा है, चारपाई पर पड़ी है, अपनी मर्जी से उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, लेकिन उससे हर रोज हजारों औरतें मिलने आती हैं और वो अपनी चारपाई के नीचे से एक चुटकी मट्टी उठाकर उन औरतों को खिला देती है। जो भी औरत ये मट्टी खा लेती है तो उसके दिल की मुराद पूरी हो जाती है। लेकिन वो औरत बेवा है, इसीलिए उसके पास सिर्फ बेवा औरतें ही आती हैं। हमने जब ये बात सुनी तो हम हैरान रह गए। फुप्पो से बात करने गए कि आपसे मिलने के लिए इस सिलसिले में औरतें घर आ रही हैं। तो कहने लगी, और किस सिलसिले में आ रही हैं? आजकल तो सगे रिश्तेदार एक दूसरे को नहीं पूछते, वो मुझसे क्यों मिलने आएंगी? मैं उनके बच्चों को वैसे भी मुफ्त पढ़ाती थी, मेरा उनके साथ कोई हिसाब किताब भी नहीं था। मेरे बाबा ने कहा, आप किस तरह की हरकतें कर रही हैं?
ऐसा नहीं होता, वो कहने लगी। ऐसा होता है, तभी तो लोग आते हैं। तुम ये सब नहीं समझोगे। तुम लोग तो इस दुनिया के कामों में मसरूफ होकर अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। तुम लोगों को क्या पता कि जिसने दुनियादारी छोड़कर अल्लाह से लौ लगाई हो, उसके साथ फिर कैसे कैसे करामात होते हैं। अगर ये बात झूठी होती तो फिर रोज इतनी औरतें नहीं आया करती, और वो भी इतनी दूर से। मेरे पापा ने दो चार बातें और की तो मेरी फुप्पो ने रोना धोना डाल दिया कि सारी जिंदगी तुम्हारी बहन ने तुमसे कुछ भी नहीं लिया, अब तुम्हारे घर में भी नहीं पड़ गई, पर तुम्हें कुछ दे नहीं सकती, इसीलिए तुम ये सब कर रहे हो ना। फिक्र मत करो, तुम्हें भी पैसे दिया करूंगी मैं। क्योंकि चाहते हुए वो औरतें फुप्पो को ढेर सारे पैसे दे जाया करती थी, और जब मेरी फुप्पो उनको मट्टी खिलाने के बाद उनके कान में कोई बात किया करती थी, औरतें ये बात सुनकर हैरान रह जाती थीं, और जितने भी पैसे उस वक्त उनके पास होते थे वो मेरी फुप्पो के हवाले करके चली जाया करती थी। मेरे बाबा ने कहा, बात पैसों की नहीं है, लेकिन मैं इन चीजों पर यकीन नहीं करता। तुम्हारे यकीन ना करने से ये चीज अपना वजूद नहीं खो देती है। बाबा ने उनसे माफी मांगी और कहा, जो आपका दिल करता है वो करें। वैसे भी हमारी जिंदगी अलग ही है। सारी जिंदगी उनको क्या खुशी मिली थी, उन्होंने तो खुशी देखी ही नहीं थी। औलाद तक नसीब ना हो सकी थी, अब भी तो चारपाई पर ही थी, इसीलिए उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन मेरे दिल में तजस्सुस ने घर कर लिया था। अगर ऐसा था तो मुझे भी अपनी कोई मुराद पूरी करवानी थी। इतने सारे लोग आते थे तो इसका मतलब सचमुच कोई करामात जरूर थी। इतने सारे लोग एक साथ बेवकूफ नहीं बन सकते थे। मेरी फुप्पो चारपाई पर बैठकर किसी को कैसे बेवकूफ बना सकती थी? कोई ना कोई चक्कर तो जरूर था। अम्मी अब्बू ने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। बल्कि अम्मी ने कहा, पैसे देती हैं तो ले लिया करना, 1000 खर्च हैं घर के, बच्चे जवान हो रहे हैं, बेटी है, उसने कॉलेज भी जाना है। मैं भी अच्छे कॉलेज में जाकर एमए करना चाहती थी, लेकिन ये तब मुमकिन है जब मैं अच्छे नंबर लेती और किसी अच्छे बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी के मेरिट पर आती। और मुझे तो ऐसा होता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि बीए की पढ़ाई बहुत ज्यादा मुश्किल थी, और मेरे माँ बाप ने मुझे जिस कॉलेज में डाला था वो पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं देते थे। आपसे महीने के 25 रुपए लेकर आपको वैसे भी कोई क्या पढ़ाएगा। मैंने सोच लिया था कि अब मेरी मदद कोई इस तरह का मुआवजा या करामत ही कर सकती है, क्योंकि मेरे पेपर भी हो चुके थे और मेरे नंबर बिल्कुल भी अच्छे आने वाले नहीं थे। अगर अच्छे नंबर नहीं आते तो फिर मुझे किसी गवर्नमेंट के कॉलेज में फेंक दिया जाता और मेरी जान फिर से अजाब हो जानी थी। मुझे किसी प्राइवेट कॉलेज या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना था। मैंने पप्पो के कमरे में जाके उनसे बात की। उन्होंने कहा, आज तुम्हें मेरे पास बैठने का वक्त कैसे मिल गया? मैंने कहा, आपके पास औरतें आ जाती हैं तो बैठने का वक्त भी नहीं मिलता। क्या बात है, पैसे चाहिए? उन्होंने मुझे एक साथ ही 3-4 हजार रुपए दे दिए, जबकि मेरे घर वाले मुझे कभी 500 से ज्यादा नहीं देते थे, वो भी हफ्ते में एक दफा। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, इतने सारे पैसे आपने मुझे दे दिए? तो कहने लगी, पास रखो और इस्तेमाल करना। तुम्हें कभी भी पैसों की जरूरत हो तो तुम मुझे बता दो। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मेरी अम्मी भी उनसे पैसे ले लिया करती थी। वैसे तो उनको 1000 बातें भी सुना लेती थी, लेकिन पैसे ले लिया करती थी। और मेरी फुप्पो पैसे दे देती थी, क्योंकि उन्होंने पैसों का क्या करना था। वो तो चारपाई पर पड़ी थी, पर लोगों के सामने वो पूरी तरह माजूर बनी थी, जबकि ऐसा नहीं था। मैंने फुप्पो से कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आप मेरी मदद कर दें। उन्होंने कहा, कैसी मदद? तो मैंने कहा कि मेरे दिल में भी एक मुराद है, मुझे भी थोड़ी सी मट्टी चखा दें ताकि मुराद पूरी हो जाए। मेरा इतना कहने की देर थी, मेरी फुप्पो के चेहरे का रंग ही फक हो गया। कहने लगी, पागल हो, हाथ भी नहीं लगाना इस मट्टी को, ये तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने कहा, क्यों नहीं है? आप सबकी मदद करती हैं और आपकी अपनी भतीजी परेशान है, तो क्या आप उसकी मदद नहीं करेंगी? मैं मट्टी उठाकर खाने लगी
तो मेरी फुप्पो ने मेरे हाथ पर थप्पड़ दे मारा और कहा, यह गजब बिल्कुल न करना। ये मिट्टी कंवारी औरतों के लिए नहीं है, सिर्फ बेवा औरतों के लिए है। और तुम तो खैर से कभी भी उस मकाम पर नहीं आओगी, इसीलिए हाथ ना लगाना इस चीज को। दूर हो जाओ यहां से, और पैसे चाहिए तो ले लो और निकल जाओ यहां से। मेरी फुप्पो ने मुझ पर 2000 और उछाल दिए। वो पैसे भी मैंने उठा लिए कि पैसे किसको बुरे लगते थे, लेकिन मेरा मसला पैसों से हल होने वाला नहीं था। मैंने उनसे कहा कि वो ऐसा ना करें, मेरी मदद करें। जब आप ऐसा कर सकती हैं तो फिर मेरे लिए भी कोई टोटका निकालें। उनका कहना था कि कोई टोटका नहीं है मेरे पास तुम्हारे लिए, चली जाओ यहां से। मेरी फुप्पो ने मुझे बातें सुनाई और मैं अपनी अम्मी के पास आके रो पड़ी। तो मेरी माँ ने मुझसे सारा मामला पूछा। फिर मेरी माँ कहने लगी कि झूठ बोलती है, कुछ नहीं है उसके पास, नहीं तो तुम्हारी मदद जरूर करती। अब मुझे जिद चढ़ गई और मैं जानना चाहती थी कि वो कर क्या रही हैं। कहीं वाकई सबको बेवकूफ तो नहीं बना रही थी। अगर ऐसा था तो इस बात के दो पहलू थे। पहला ये कि वो गलत कर रही हैं, और दूसरा ये कि अगर ये लोगों को पता चल जाता कि वो गलत कर रही हैं तो फिर किसी दिन सारे लोग हमारे घर पर धावा बोल सकते थे। आजकल तो हालात वैसे ही इतने बुरे हैं, आवाम को संभालना बहुत ही मुश्किल काम है। आवाम के साथ कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, वो इकट्ठी होकर आपको आसमान से नीचे गिरा सकती है। मेरी अम्मी ने मुझे मना कर दिया कि आइंदा ऐसी औरत के कमरे में भी ना जाया करना। ये पैसे लोगों पर ऐसे उड़ाती है, उसे पैसों की कोई भी कदर नहीं है। पता नहीं उसने पैसे लेके कहाँ जाने हैं। मेरे बाबा ने पूछा कि अब तो इतने पैसे हैं आपके पास, आपका इलाज करवाते हैं कि आपको मसला क्या है? आप अचानक चारपाई पर क्यों पड़ गई हैं? आप चले मेरे साथ, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। शायद दूसरे शहर ले जाना पड़े, वहां भी ले जाऊंगा। लेकिन फुप्पो ने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं पर ठीक हूं। हम लोग हैरान हो गए कि पहली औरत है जो मोहताजी में भी खुश है। कहने लगी, मुझे इस चारपाई से नहीं उठना, नहीं तो कुछ और ही हो जाएगा। बाबा ने कहा, आपकी उम्र इतनी नहीं हुई है, आजकल तो लोग 38 साल की उम्र में शादियां भी कर रहे होते हैं। हम आपका इलाज करवाएंगे। और मेरा एक दोस्त है जो तकरीबन 40 साल का है, उसके साथ मैं आपकी शादी करवा दूंगा। आप अपने घर की हो जाएंगी और आपको भी शादी का सुख मिल जाएगा। आपके साथ वैसे भी बहुत बुरा हुआ है, जिसके लिए हम सब अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं। पुप्पो ने कहा, तौबा करो, मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है। मेरी जिंदगी गुजर गई है, कुछ साल बचे हैं, वो मैं ऐसे ही गुजार दूंगी। सारी जिंदगी हमें उनकी समझ नहीं आई। पहले भी वो अकेले ही रहा करती थी। मेरी अम्मी अब्बू पर बहुत गुस्सा थी। वो कह रही थी कि पता नहीं ये औरत अकेले क्या करती है, घर में भी अकेली रहती है और अब कमरे में भी अकेली पड़ी रहती है। ये सब घर के मसले थे, लेकिन मेरे दिमाग में तजस्सुस चल रहा था, जिसने मेरा दिमाग खराब कर रखा था। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। रोज घर में इतनी सारी औरतें आया करती थी, लेकिन मेरी फुप्पो उनसे कुछ नहीं पूछती थी कि वो कहाँ से आई हैं और कौन है। कुछ ने तो निकाब भी किए होते थे और बुर्के भी पहने हुए थे, तो मैं क्यों ना ऐसा करती कि मैं भी नकाब करके उन औरतों की लाइन में लग जाती और झूठ बोलती कि मैं बेवा हूं और मेरा फला मसला है। आवाज ही थोड़ी सी बदलनी थी, इतना तो मैं कर ही सकती थी। मैंने इरादा कर लिया कि मैं ऐसा ही करूंगी। अपनी अम्मी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया और अपने दिमाग में एक प्लान बना लिया। मैंने अपनी अम्मी को सुबह सुबह ही ये कह दिया कि आज मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूं और 4 बजे वापस आ जाऊंगी। अम्मी ने मुझे इजाजत दे दी, क्योंकि मेरी दोस्त का घर बिल्कुल हमारे घर के साथ वाला ही था। अपनी दोस्त को भी बता दिया कि अगर अम्मी पूछे तो कह देना कि मैं तुम्हारे घर पर ही हूं और बात को संभाल लेना। उसने भी कहा कि ठीक है। मैंने अपनी दोस्त से ही बुर्का लिया और वो पहनकर औरतों की कतार में लग गई। औरतें सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आया करती थी। कतार में लगी तो वहां अजीबो गरीब किस्म की औरतें थीं। मैं उनकी बातें सुन रही थी। सबके अलग अलग मसले थे। मुझे भी तो कोई मसला बताना था, इसीलिए दिमाग में एक कहानी भी बना रही थी। वो कतार में खड़ी एक दूसरे से अपने पर्सनल मामलात की बातें कर रही थी।
कुछ परेशान नजर आ रही थी और कुछ किसी और को परेशान करना चाहती थी। मैंने देखा कि मेरी पुप्पो वैसे तो लेटी रहती थी, लेकिन इस टाइम वो जरा उठकर बैठती थी। उन्होंने मुझसे पूछा था, बताओ बीबी, क्या मसला है तुम्हें? मैंने कहा, शादी को 3 साल हुए थे, शौहर दुनिया से चला गया है। ससुराल वालों के साथ रहती हूँ, ख्याल नहीं करते। एक बेटी हुई है और मुझे मेरे शौहर के हिस्से की दौलत भी नहीं देना चाहते। बहुत परेशान रहती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि किसी तरह मुझे मेरे हिस्से की दौलत दे दें, ताकि मैं अपना अलग घर बनाकर अपनी बेटी की अच्छी परवरिश कर सकूं। ये कहानी मैंने उन औरतों के मसले सुनकर ही निकाली थी, क्योंकि उनके मसले भी इसी तरह के ही थे। मैं थोड़ी डरी हुई और घबराई हुई भी थी। फुप्पो ने मुझे देखा तो मैंने नजरें झुका ली। मैंने इस तरह से बुर्का पहना था कि मेरी आंखें भी पूरी तरह दिखाई नहीं दे रही थी, और आवाज बदलने की खातिर मैंने मुंह के अंदर रुई रखी हुई थी। पता नहीं मेरा इतना दिमाग कैसे चल गया। शायद मैं परेशान थी, इसीलिए मेरे दिमाग में इस तरह के खुराफाती आइडियाज भी आ गए थे। खैर, फुप्पो ने मट्टी उठाकर मेरी हथेली पर रखी। मैं डर रही थी, लेकिन मैंने मट्टी खा ली। मट्टी का जायका तो मट्टी जैसा ही था, और वो मट्टी अब मैं खा चुकी थी। उन्होंने कहा था, ये ना करना, ये तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन थोड़ी सी मट्टी खाने से कौन सा गजब हो जाना था। मुझसे पहले जो औरत खड़ी थी, उसने मट्टी खाई तो फुप्पो ने उसके कान में कोई बात बोली थी। वो औरत अजीब सी हालत में आ गई थी। मट्टी मेरे अंदर जा चुकी थी और उन्होंने मेरे कान में भी कुछ बताना था। मैं बड़ी परेशान थी कि पता नहीं ऐसी क्या बात कहेंगी मुझे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे बड़ी ही सख्ती से पकड़ा, जैसे किसी को सख्ती से पकड़कर धक्का देते हैं। मुझे खींचकर अपनी तरफ किया, मेरे सर पर एक जोर से थप्पड़ मारा और कहने लगी कि अमल मैंने कर दिया है, मट्टी भी खिला दी है। अब तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो यहां पर रख दो, कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो फिर तुम्हारा अमल उल्टा हो जाएगा, मौकिल नाराज हो जाएंगे और तुम्हारे मन की मुराद उल्टी हो जाएगी। ये बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई और मेरे गले से जमीन निकल गई, क्योंकि पैसों का इंतजाम तो मैंने किया ही नहीं था। और औरतें तो मेरी फुप्पो को हजारों रुपए देकर जाती थी। मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं। जो पैसे फुप्पो ने मुझे दिए थे वो भी अब नहीं थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैंने कहा, पैसे तो नहीं है मेरे पास। उन्होंने मुझे हैरान होकर देखा और फिर कहा कि निकल जाओ यहां से चुपचाप। मैं वहां से उठ तो गई, पर जाने से पहले उन्होंने मुझे फिर कहा, अब जो भी होगा उसमें मैं जिम्मेदार नहीं होंगी। ये मट्टी ऐसी वैसी मट्टी नहीं है। अगर तुम्हें अपनी मुराद पानी है तो फिर बदले में कुछ देना भी था। ये तो दस्तूर है दुनिया का, कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है। एक औरत बोली, तुम खाली हाथ उठाकर यहां पर आ गई और बोल रही हो कि मुझे पता नहीं था। कि हम सबको तो पता है, हम तभी तो आते हैं। जाहिर है हमारे दिल की मुरादें पूरी होती हैं, तो फिर बदले में हमें भी कुछ ना कुछ तो देना ही होता है ना। मैंने कहा, मैं बहुत गरीब हूं। मैं ये कहकर वहां से उठ गई, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि अब अगर सचमुच मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तो क्या होगा। मैंने सुना है कि पहले भी एक औरत ने पैसे नहीं दिए थे और वो 3 दिन के लिए बेहोश हो गई थी। 3 दिन बाद उसे होश आया था और उसका कोई भी मसला हल नहीं हुआ था। अब मैं और भी परेशान हो गई कि अगर मैं बेहोश हो गई तो फिर फुप्पो को पता चल जाएगा कि मैं ही वो औरत बनकर आई थी, और अगर मेरा काम उल्टा हो गया तो इसका मतलब मैं फेल हो जाऊंगी। घर आई तो अम्मी ने मेरी शक्ल देखकर कहा, क्या हो गया है तुम्हें? मां को तो पता चल ही जाता है कि औलाद के दिल में क्या चल रहा है। अम्मी ने कहा, क्या बात है, क्यों परेशान लग रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, और जाकर अपने कमरे में डर के मारे सो गई। लेकिन हैरानगी मुझे इस बात की हुई कि जब अम्मी ने मुझे उठाया तो मुझे गले से लगाया। मैंने कहा, क्या हो गया है? मैं सो रही थी, मर तो नहीं गई थी ना? उन्होंने कहा, चुप कर, ऐसी वैसी बातें नहीं करो, हम सब इतने परेशान हो गए थे। मैंने कहा, क्या बात है, हुआ क्या है? तो अम्मी ने कहा, तुम बेहोश हो गई थी और तुम्हें पूरे 3 दिन के बाद होश आया है। मैं हैरान परेशान रह गई। मैंने अम्मी से कहा,
आपने ये सब किसी को बताया तो नहीं? तो कहने लगी कि नहीं, किसी को भी नहीं बताया। तुम्हारे बाबा भी घर पर नहीं है, 3-4 दिन के लिए शहर से बाहर गए थे काम के सिलसिले में। और तुम्हारी फुप्पो को ये सब बताकर मैंने करना ही क्या था? उसने तो खुश होना था। लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुमने क्या किया है? मैं पहले से ज्यादा परेशान हो गई। तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर गई थी। उसने कहा कि ये लड़की बहुत ज्यादा डर गई है या इसने बहुत ज्यादा टेंशन ले ली है। मैं पूरी तरह रोने लगी। मेरी माँ ने कहा, मुझे परेशान नहीं करो, मेरा दिल वैसे ही छोटा है। क्यों मेरी जान की दुश्मन बन गई हो? मुझे सब कुछ बता दो। 3 दिन बेहोश रही हो और अब भी रो रही हो। मुझे बताओ तो आखिर की बात क्या है? मैंने अम्मी को सब कुछ बता दिया। मैंने अम्मी को कहा था कि मैं वाकई बहुत डर गई थी और किसी ने मुझे कहा था कि 3 दिन तक औरत बेहोश हो गई थी। यही बात मैंने अपने दिमाग में डाल ली। मेरी अम्मी मुझे डॉक्टर के पास दोबारा ले गई। डॉक्टर ने भी यही कहा कि आपने ये बात दिमाग में डाल ली थी, इसीलिए आपको टेंशन हो गई और आपको पता भी नहीं चला और आप बेहोश हो गई। मेरी माँ ने कहा, तुम्हारे बाप को आने दो, मैं ये सब बताकर इस मामले को खत्म करवा दूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अम्मी से कहा कि पहले मेरा रिजल्ट आने दे। उसने कहा था कि सब कुछ उल्टा हो जाएगा। मेरा रिजल्ट आने में 15 दिन रह गए थे। 15 दिन तक मैं बहुत ज्यादा परेशान रही और मेरा वजन भी कम होना शुरू हो गया। लेकिन जब रिजल्ट आया तो अल्लाह की करम से मैं पास हो चुकी थी। इसका मतलब मेरी फुप्पो लोगों को धोखा दे रही थी, सीधी सादी औरतों को बेवकूफ बना रही थी। लोग न जाने क्या क्या करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, और मेरी फुप्पो ने तो फिर भी बड़ा मजबूत और अच्छा फंदा बनाया था कि एक बेचारी बेवा औरत चारपाई पर पड़ी है और अपनी चारपाई के नीचे से मट्टी उठाकर लोगों को खिला दी है। ये बात काफी मुख्तलिफ थी। फिर हमने ये सारी बात बाबा को भी बता दी और उन्होंने जाकर ये बात फुप्पो से की और बाबा ने कहा, आज के बाद आप ये काम नहीं करेंगी और मैं भी किसी को इस घर में आने नहीं दूंगा। फुप्पो ने बहुत शोर डाला, लेकिन बाबा ने ऐसा ही किया और इसके बाद किसी भी औरत को घर में दाखिल ही नहीं होने दिया। जिस दरवाजे से वो आया करती थी उस दरवाजे को भी हमेशा के लिए बंद करवा दिया। मेरी फुप्पो बिस्तर पर नहीं पड़ी थी, अचानक खड़ी हो गई। हम सब हैरान रह गए। अब वो हम सबको बद्दुआएं देती रहती। उनके पास कोई इल्म नहीं था, ये सब झूठ का पुलंदा था। सारी जिंदगी वो अकेली रही और पता नहीं वो क्यों इस काम को करने पर मजबूर हो गई। शायद इसीलिए क्योंकि उनके पास करने को कुछ नहीं था। पहले बहुत बद्दुआएं देती थी, लेकिन आजकल वो किसी से कुछ नहीं कहती। बाबा कहते हैं कि मैं आपकी शादी करवा दूंगा। पता नहीं कि उनकी किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन आखिर में ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि सिवाय अल्लाह के कोई किसी को कुछ भी नहीं दे सकता। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।